यू आर ऑल डूइंग वेल। आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था वो भी आप लोगों ने देख रखा होगा। इससे पहले वाली सीरीज में मैंने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से और कौन सा सोर्स जो है यूज करना है फॉर द प्रीलिम्स एंड आल्सो फॉर द मेंस, राइट। उसमें मैंने आपको एंशियंट, ओके, एंड मेडिवल, मॉडर्न, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर दिया था। और उसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, क्रैकिंग प्रीलिम्स, राइट। तो तीन पार्ट मैंने डिस्कस किया था। आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एनसीईआरटी, दैट हाउ यू शुड रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, इसमें हम मेनली जो बातें डिस्कस करने वाले हैं वो पहली ये है कि आपको एनसीईआरटी किस तरह पढ़नी चाहिए, इसके साथ ही किस तरह से आप उसी बुक्स में एक अलग से नोट्स बना सकते हैं, राइट। दूसरा, मैं ये बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जब आप एनसीईआरटीज को, चाहे जो भी किस भी क्लास की एनसीईआरटी हो, जब आप उसको पढ़ते हैं तो किस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। एनसीईआरटी से अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए होंगे, और मैंने इससे पहले डिस्कस भी किया हूं, जो क्रैकिंग प्रीलिम्स जो तीन पार्ट में आया है उनमें मैंने डिस्कस भी किया है कि किस तरह से एनसीईआरटी आपकी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट तब और बन जाती है जब आप बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ते हैं, राइट। एनसीईआरटी को आप बिटवीन द लाइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, होता क्या है कि पढ़ते चले जाते हैं, इनको लगता है कि ये तो सिक्स क्लास की है या सेवन्थ क्लास की है। बच्चे क्या करते हैं जो एस्पिरेंट होते हैं, तो इतना ज्यादा कुछ खास होगा नहीं। बट बिलीव मी, ऐसे ऐसी बातें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि ये तो मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था, राइट। कि इस तरह से जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो मैं मिस कर रहा था, राइट। तो मैंने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी जो है उठाई है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो नई एनसीईआरटी आई है या पुरानी एनसीईआरटी के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। जो नई एनसीईआरटी आई है उसको किस तरह से आप नोट बना सकते हैं, इसके साथ कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है जब आप रीडिंग करते हैं, ठीक है। और पहली बात, जब भी आप रीडिंग करें तो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर होना चाहिए, दिमाग कहीं और हो और पढ़ाई आप कहीं और कर रहे हो। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आने वाली, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं, काफी हेल्प करेगी आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। मैंने वहां पर विद पीवाईक्यू एनालिसिस किया है कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट। वो सारी बातें मैंने डिस्कस की है। और भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक भी करिए, अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ शेयर भी करिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमको भी मदद मिल सके, राइट। और एक मोटिवेशन मिल सके कि चलिए हम एस्पिरेंट के लिए कुछ नया करते हैं, राइट। नाउ अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता होगा, चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर एंड व्हेन, मींस क्या हुआ, कहां पर हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं चारों क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, राइट। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ और कब हुआ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जो एनसीईआरटी की खूबसूरती है वो रसीदा के क्वेश्चन से शुरू होती है इस चैप्टर में, कि रसीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो सडनली उसकी क्या हुआ कि एक छोटी सी हेडलाइन है, उस पर उसकी नजर पड़ गई। और उस हेडलाइन में लिखा था 100 ईयर्स एगो, राइट। 100 ईयर्स एगो, ये यहाँ पर क्या है, की पॉइंट है। अब वो अचंभित हुई कि 100 ईयर्स एगो कैसे, क्या हो सकता है, ये हम कैसे जानेंगे उसके बारे में। हजारों साल पहले क्या हुआ, हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है। यहां पर दिया गया है कि क्या हुआ, ठीक है। क्या हुआ आप कैसे पता करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यस्टरडे, मतलब जो बीत गया दिन, उस दिन क्या हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था, राइट। इसके साथ यहाँ पर और भी डिस्कस किया गया है कि जब हमको जानना ही है तो हम क्या जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। तो पास्ट के बारे में जानने के लिए क्या क्या बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, राइट, वो इसी क्रोनोलॉजी पर है। जैसे वो खाते क्या थे, जो लोग थे वो खाते क्या थे, कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, किस काइंड के वो कपड़े पहनते थे, राइट। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन से याद करते हैं कि क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन से जानवर का वो पालन करते थे, ठीक है। और सोसाइटी में, जिस तरह आज के सोसाइटी में जो होते हैं लोग, जिसमें कारपेंटर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं सॉरी पेंटर्स होते हैं, हर्डर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ठीक है, अपर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, ऐसे होते हैं ना। तो उस तरह भी हम
कुछ जो पुराने समय में भी उसी तरह लोग होते थे। जैसे हंटर का लाइफ कैसा होता था, हर्डर्स कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, फार्मर्स कैसे रहते थे, वो कैसे खेती करते थे, क्या क्या उगाते थे, राइट। रूलर्स कैसे होते थे, मोनार्कियल होते थे या फिर घना संघा से होते थे, ठीक है। मर्चेंट क्लास, प्रीस्ट क्लास कैसे होते थे, साइंटिस्ट कैसे होते थे, इसी के साथ में हमारा लिटरेरी एवोल्यूशन कैसे हुआ, जो है ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन से दिया हुआ है कि हम पास्ट के बारे में क्या समझ सकते हैं, मतलब कि इन बातों पर आपको फोकस करना चाहिए जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, तब इसी तरह आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट होना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमको यहाँ से क्या सीख लेने की जरूरत है। ये जब भी होगा तब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। अगर आपका दिमाग कहीं और है और आप पढ़ते ही चले जा रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम जो है एक ऑथेंटिक कंटेंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर फिर क्वेश्चन इसने दिया कि लोग रहते कहाँ थे, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन आता है लोग रहते कहाँ हैं। जहां पर लोग रहेंगे उसी के बेसिस पर उनकी जीवन शैली होगी, राइट। उसी के बेसिस पर उनके लाइवलीहुड्स होगा। जैसे जो गांव में रहता है बेसिकली फार्मर्स होते हैं, उनकी एक जीवन शैली अलग है। जो बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब करते हैं, उनकी जीवन शैली अलग होती है, राइट। तो यही बताया गया है कि पहला क्वेश्चन आपके साथ क्या होना चाहिए कि लोग रहते कहाँ हैं, क्योंकि जहां लोग रहते हैं उसी के बेसिस पर, उसी के एविडेंसेस पर हम क्या कर सकते हैं कि उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। हाउ, कैसे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैप दिया गया है, ठीक है, पेज नंबर 2 पर नर्मदा रिवर को आपको फाइंड करना है, ठीक है, हमने देख लिया। अब यहाँ पर इसने क्या बताया है, यहाँ पर बेसिकली ये बताया कि यहाँ नर्मदा रिवर पर, ठीक है, पहले हजारों साल पहले जो है यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। उनको बेसिकली उसमें स्किल्ड गैदरर भी थे, ठीक है, जो बेसिकली फूड गैदर करते थे, ठीक है। वो जो प्लांट्स होते हैं उनके सराउंडिंग या एनिमल्स होते थे या उनके जो यूज करने लायक प्रोडक्ट होता है उनके बारे में उनको अच्छी जानकारी होती थी। वो जो है एनिमल को हंट करते थे, राइट। तो ये बताया गया है कि नर्मदा रिवर पर जो है वो कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। फिर बताया जाता है कि सुलेमान और किर्थर हिल को आप नॉर्थ वेस्ट एरिया में देखिए। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर वुमेन, ठीक है, और मैन पहली बार जो है क्रॉप्स का उसमें उसने जो है बेसिकली ग्रो किया, जिसमें बीट और बार्ली। फिर इसके साथ दिया गया है 8000 बिकॉज वाई सुलेमान एंड किर्थरेन, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज अ इंडस रिवर सिस्टम, और यहाँ से इधर जो है काबुल रिवर आकर इसमें ज्वाइन होती, ठीक है। और ये रहा आपका किर्थर और सुलेमान रेंज। बेसिकली कहने का सेंस है कि एग्रीकल्चर वहां पर फर्टिलाइज होगा जहां पर फर्टाइल प्लेन होगा, राइट। वहीं पर हम जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, उसके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एनिमल जैसे सीप या गोट या कैटल को अगर आपको रखना है तो उनके लिए भी तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए, राइट। उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, फर्टाइल प्लेन चाहिए। तो बेसिकली इसमें बताया जाता है कि किस तरह से आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या हो सकता है कि आप अपने अंदर क्वेश्चंस पैदा करिए, क्वेश्चंस को बनाइए कि यहाँ ऐसा ही क्यों हुआ, क्या रीजन थे कि यहीं पर हुआ और कहीं अदर प्लेस पर नहीं हुआ, राइट। तो इस तरह से आपकी जो बेसिक मेंटेलिटी है या आपके सोचने का थॉट प्रोसेस है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक। दूसरी बात, आजकल रिसेंटली में अगर आपने 2 से 3 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे पीवाईक्यू सॉरी प्रीलिम्स का, तो आपको पता चल गया होगा कि जो फाइन आर्ट्स है और या फिर जो मैथ्स दिए गए एनसीईआरटी में उसी से डायरेक्ट वो पूछ लेता है, राइट। क्वेश्चन वो पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जो है वो अशोका अशोका का जो एडिक्ट है, ठीक है, बेसिकली आंध्र प्रदेश वाला या उड़ीसा में जो एडिक्ट है उसके बारे में पूछ लिया था पेयर में, राइट, कि जो एडिक्ट्स है ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, वो आपके फाइन आर्ट्स में दिया गया है, राइट। तो दूसरी बात आपको क्या करना है कि पहली बात तो ये है कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, बिल्कुल बेसिक पढ़ें। दूसरी बात यह है कि जितने भी मैप्स दिए गए हैं उनको बहुत ध्यान में रखकर चलना है, एक बार रिवाइज करें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गारो हिल्स के बारे में पूछ लेता है कि गारो हिल्स किधर पड़ता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब गारो हिल्स आप यहीं से बता सकते हैं सीधा सीधा ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद में गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, ये सारे कहां पर पड़ते हैं, ईस्ट में पड़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर भी यहां से गुजरती है, राइट। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वो नहीं पूछता है। वो बेसिकली अब यहाँ पर जैसे रिवर दी गई है, महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार एंड कावेरी। अब यहाँ से अगर बात पूछ ले कि आपको क्या करना है
कि बेसिकली साउथ टू नॉर्थ अरेंज करिए इन रिवर को, या फिर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए इस रिवर को, और ये चारों रिवर दे दिया जाए। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है जब आप पढ़ाई करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको उसी तरह जो है पढ़ाई करनी है, राइट। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, जो आज का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है, यहाँ पर जो बॉक्स में दिया रहता है या फिर वैसे भी दिया रहता है, ठीक है, ये चीज जो दिया रहता है, अगर आप 12th की पढ़ेंगे तो बेसिकली उसमें बॉक्स को भी दिया रहता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ लेता व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बेसिकली, राइट। अब यहाँ पर देखो अच्छे से लिखा गया, एक पेज होता है फ्रॉम द पाम लीफ। ठीक है, पाम लीफ से एक पेज निकाला जाता है। ठीक है, उसी पर उसको जो है क्या कर दिया जाता है कि पाम लीव्स को पेजेस में कट कर दिया जाता है, उसको एक साथ बांध दिया जाता है और वो बनता है बुक्स, राइट। वो क्या बनता है, बुक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक जानकारी मिल गई कि मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली होते क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट तो सबको पता होगा, चलिए ठीक है, एक लिटरेरी सोर्स है। बट ये मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है, बुक्स क्यों नहीं कहा जाता, इसका रीजन है ना, दैट्स वाई, बिकॉज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाम लीफ, राइट। तो पाम लीफ आपको पता चल गया, ठीक है, उसके साथ मैन्युस्क्रिप्ट। अब इसके कुछ कॉज भी है और कुछ प्रोन्स भी है। फॉर एग्जाम्पल इसके कह सकते हैं कि जो बेसिकली निगेटिव पॉइंट क्या है, तो पाम लीफ को आप ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हमको ऐसा बताता है कि हाँ मैन्युस्क्रिप्ट में ये हजारों साल पहले लिखा गया था, तुरंत आपको बिलीव नहीं करना। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो तुरंत आपको बिलीव नहीं करना है, बिकॉज इतने साल तक पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि उसको प्रिजर्व किस तरह से किया गया। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है कि किसी ने उस पर कुछ जो है छेड़छाड़ की हो उस सोर्स से बेसिकली, राइट। बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है एक लीफ पर ही लिखी जाती है, आप इसको कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, तो सारी के सारे आपके थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। ये बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंधार इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया। कंधार, अब एक मैचिंग टाइम में ही पूछ ले कि कंधार कहाँ पर पड़ता है, तो बेसिकली अफगानिस्तान में पड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू में। ठीक है, एक कब का इंस्क्रिप्शन है तो ये भी यहाँ पर डेट दिया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर देखो क्या दिया गया, दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट, इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट। एक है आपका ग्रीक और एक है आपका अरेमिक। बिलीव करिए अगर आपने डिफरेंट एग्जाम दिया होगा ना तो आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें बेसिकली दो स्क्रिप्ट यूज किया गया है। ठीक है, ये आपको जरूर मिला होगा। इवन सीएपीएफ में तो कई बार एग्जाम जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। कहने का सेंस ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो जितनी भी चीजें वहां पर लिखी हुई, आइदर मैप हो या बॉक्स बना हो, उन सबको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, बेसिकली उसका फोकस वहीं पर पड़ता है। बिकॉज उनमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी रहती है जो बच्चे ज्यादातर स्किप कर देते हैं। वो सिर्फ यही वाला पार्ट पढ़ते हैं जो उनको लगता है कि बहुत मेन है, बट ऐसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बात, आपको किस तरह पढ़ना है, किस तरह अपना रीजनिंग प्रोसेस डेवलप करना है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है। दूसरी बात, आपको मैप अगर दिया गया है तो उसका एक एक लोकेशन को अच्छी तरीके से समझना है। तीसरी बात, आप जो भी बॉक्स दिया गया है उसको अवॉइड जरूर नहीं करना। एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पूछूं कि स्क्रिप्ट क्या होती है, डिफाइन स्क्रिप्ट, तो आप नहीं बता पाएंगे, बिलीव मी, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़िए, जब हम लिखते हैं कुछ, व्हेन वी राइट एनीथिंग, तो हम क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट यूज करते हैं। स्क्रिप्ट होती क्या है, स्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्ट में आपका लेटर होता है या फिर साइन होता है, तो ये होता है स्क्रिप्ट, राइट। बिलीव मी, आप लोगों में से नहीं बता पाएंगे कि स्क्रिप्ट होता क्या है। बट अगर आपने 6th क्लास का बच्चे से अगर उसने पढ़ा होगा सही से, तो आप पूछ लेंगे तो बता देगा कि स्क्रिप्ट क्या होता है, राइट। या इवन यूपीएससी में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप नहीं बता पाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा कि स्क्रिप्ट आखिर होता क्या है। फिर दूसरा देखिए, जब हम रीड करते हैं जो लिखा होता है या फिर हम बोलते हैं, वो होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है कि जो लिखा हुआ है उसको जब हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, पढ़ते हैं, तो किस लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वो होता है लैंग्वेज। बट किस तरह का हम लेटर यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका एबीसीडी वाला तो है नहीं, ठीक है। बेसिकली ये इसमें दो हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया क्या, ग्रीक, ऊपर आपको ग्रीक मिलेगा,
ठीक है? और नीचे आपको क्या मिलेगा, आरामिंग मिलेगा, दोनों का डिफरेंट है। इसके साथ किस तरह से हम लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, किस तरह से लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो कई टाइप के ऐसे बर्ड्स का या एनिमल्स का जो है पिक्चर यूज किया जाता है लिखने के लिए, ठीक है? या डॉट्स भी यूज किए जाते हैं लिखने के लिए। तो बेसिकली स्क्रिप्ट वही होता है, ठीक है? कि किस स्क्रिप्ट में लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा गया। तो कहने का सेंस यही था कि आपको एनसीईआरटी किस तरह पढ़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास की एनसीईआरटी हो, किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हो। जो बातें मैंने आपको बताई, इस फोकस जरूर करना है जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। बिकॉज एनसीईआरटी बेसिक आपका फाउंडेशन मजबूत करती है। बिलीव करिए, जैसे मैंने अभी पूछा ना स्क्रिप्ट, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको जो आपको नहीं पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा इससे पहले। इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, आपने मैप को एनालाइज नहीं किया होगा। मैं पूरे बिलीव के साथ ऐसा कह सकता हूँ। आपने सारी बातें पढ़ रखी होगी, बट जब एग्जाम में आप जाते हैं तब आपने एक बार रिवाइज भी नहीं किया होगा, उस तरह आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि आप एक बार एक नजर देख लें और आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और इसी तरह हमारा सीरीज जो चलता रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें लगेंगी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, किसी भी स्टेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम लिंक चैनल पर है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कंटेंट हमको लगता है वो वहां पर मैं शेयर कर देता हूं, और बेफालतू में जो भी कंटेंट एक्स्ट्रा होता है जिसका कोई यूज नहीं है वो मैं शेयर नहीं करता, इसलिए वहां पर बहुत कम ही कंटेंट पड़ा होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। प्रीलिम्स आपका बहुत दूर नहीं बचा है। सो ऑल द बेस्ट गाइज।